जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सीरिया में असद सरकार की बड़ी मुश्किल है। विपक्षी विद्रोही गुटों का खतरनाक ऑपरेशन, अलेप्पो के दर्जनों इलाकों पर कब्जा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, तुर्की ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, बोला हमारा S-400 चालू, सिर्फ इतने घंटे के भीतर कर सकते हैं तैनात। इसी के साथ आपको बताएंगे, पाकिस्तान को सस्ते दामों पर तेल बेचेगा रूस, पेमेंट पर हो गई बात। रूस के फैसले से भारत को लगेगा जोर का झटका। साथ ही साथ आपको बताएंगे, क्या हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सीज फायर का हुआ उल्लंघन। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, सीरिया की विपक्षी विद्रोही बलों ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में दर्जनों कस्बों और गांवों पर कब्जा कर लिया है। यह हमला अलेप्पो प्रांत में 4 साल बाद असद सरकार के खिलाफ पहला बड़ा सैन्य अभियान है। इस अभियान का नाम आक्रामकता को रोकना रखा गया है। इसके तहत विद्रोही बलों ने अलेप्पो शहर के पास के कई महत्वपूर्ण कस्बों और गांवों पर कंट्रोल कर लिया। इन इलाकों की दूरी शहर से कुछ ही किलोमीटर है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे सुरक्षित क्षेत्र बनाना है जहां से विस्थापित लोग वापस अपने घर लौट सके और सम्मान व सुरक्षा के साथ रह सके। यानी पहले जो लोग इस इलाके से असद सरकार के जुल्म से भागे थे, वो लोग वापस लौट सके और पहले की तरह जिंदगी जी सके। इस हमले को हयात तहरीर अल शाम यानी HTS समूह और उसके सहयोगी समूह फतेह अल मुनीब ने अंजाम दिया। इन समूह में अन्य विद्रोही भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विद्रोही पिछले 1 साल से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उनकी रणनीति असद सरकार की सेना और उनके सहयोगी मिलिशिया को अचानक हमले से चौंकाने की थी। ये ऑपरेशन असद सरकार के हालिया उकसावटी कार्रवाइयों का जवाब है। जैश अल इज्जा विद्रोही समूह के प्रवक्ता मुस्तफा बकूर ने द न्यू अरब को बताया कि सीरियाई सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर पश्चिमी सीरिया के नागरिक इलाकों और अन्य स्थलों पर हमले किए थे। इसी के जवाब में यह अभियान शुरू किया गया। जब विद्रोही बलों ने अचानक हमला कर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो असद सरकार और उनकी समर्थित ईरानी मिलिशिया ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने इदलिब और अलेप्पो प्रांत के पश्चिमी इलाकों में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर तोप और रॉकेट से हमला किया। इस ऑपरेशन पर तुर्की ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मिडिल ईस्ट आई को एक वरिष्ठ तुर्की सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्रोही समूह ने सीमित ऑपरेशन शुरू किया था। उनका उद्देश्य असद सरकार के हमलों को रोकना और उन इलाकों को निशाना बनाना था जहां से सरकार के हमले हो रहे थे। लेकिन यह ऑपरेशन तब बड़ा हो गया जब असद सरकार की सेना अपने ठिकानों से भागने लगी। तुर्की ने इस अभियान को रोकने की कोशिश की, क्योंकि क्षेत्र में पहले से गाजा और लेबनान की वजह से तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल विद्रोही बलों का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य 2019 के डी-एस्केलेशन जोन की सीमाओं को फिर से बहाल करना है। यह समझौता तुर्की, रूस और ईरान के बीच हुआ था, लेकिन 2020 में असद सरकार ने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद एक नया संघर्ष विराम समझौता लागू किया गया था। विद्रोही अब इस क्षेत्र को फिर से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने कहा है कि अमेरिका ने रूसी S-400 खरीदने के बाद F-35 जेट बेचने से इनकार करने के बाद अब अपनी आपत्तियां वापस ले ली है। इससे माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही तुर्की को F-35 विमान बेचने की मंजूरी दे सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई बयान नहीं दिए। तुर्की ने अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद 2017 में रूस के साथ S-400 खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके 2 साल बाद 2019 में तुर्की को 2 S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी प्राप्त हुई थी। यासर गुलेर ने कहा है कि तुर्की के स्वामित्व वाले S-400 चालू है और उचित आदेश दिए जाने पर 12 घंटे के भीतर तैनात किए जा सकते हैं। दरअसल इससे पहले ऐसी खबरें थी कि तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है और किसी और देश को बेचने की कोशिश कर रहा है। यहां तक आशंका जताई गई थी कि तुर्की को मिला S-400 मिसाइल सिस्टम जंग खा चुका है और उसे फिर से शुरू करने के लिए रूसी टेक्नीशियनों द्वारा मरम्मत की जरूरत होगी। दरअसल S-400 ट्रायम्फ रूसी रक्षा ठेकेदार अल्माज एंटे द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है
और इसे आधिकारिक तौर पर 2007 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 400 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अमेरिका को डर है कि तुर्की S-400 के रडार से उसके F-35 विमान को स्कैन कर सकता है। इससे अमेरिकी F-35 विमान की स्टील्थ क्षमताओं का खुलासा हो सकता है। F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, जिसे कई दूसरे देशों को भी बेचने के लिए बनाया गया है। अगर एक बार इस विमान की स्टील्थ क्षमताओं का खुलासा हो जाता है तो इससे अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और रक्षा क्षमताओं को झटका लग सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस और पाकिस्तान में जल्द ही कच्चे तेल को लेकर बड़ा सौदा हो सकता है। इस सौदे की शर्तें कुछ हद तक वैसी रहेंगी जैसे रूस ने भारत और चीन के साथ किया है। पाकिस्तान और रूस तेल भुगतान तंत्र को भी अंतिम रूप देने को तैयार है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान रूसी तेल खरीदने में बहुत रुचि रखता है। अब हम भुगतान तंत्र तैयार करने के लिए अंतिम चरण में है। मेरा मानना है कि एक बार सहमति बन जाने के बाद सब कुछ लागू हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान और रूस में यह समझौता होता है तो इसे भारत के लिए बड़ा झटका होगा। इस सौदे से पाकिस्तान और रूस के बीच नजदीकियां और ज्यादा बढ़ सकती है। रूस ने अभी तक भारत के कारण पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने रूस से फुटकर में कच्चे तेल का आयात किया है, जो उसे बाकी खाड़ी देशों के मुकाबले काफी किफायती सौदा लगा है। इसके बाद से ही पाकिस्तानी अधिकारी ज्यादा मात्रा में तेल की खरीद के लिए रूस से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना एहसान अफजल खान ने अक्टूबर में कहा था कि पाकिस्तान निकट भविष्य में रूस से तेल आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत 2023 में लगभग 1 लाख टन रूसी तेल खरीदा जा चुका है। पूर्व रूसी ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनो ने अक्टूबर में कहा था कि रूस पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई पर चर्चा कर रहा है। मॉस्को ने पाकिस्तान को नोवाटेक सहित लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG को हाजिर बाजार से खरीदने की पेशकश भी की। पाकिस्तानी ऊर्जा मंत्री मोहम्मद अली ने 2023 में घोषणा की कि इस्लामाबाद रूस के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने पर चर्चा कर रहा है, जिसमें प्रति वर्ष 0.7 से 1 मिलियन टन की मात्रा पर विचार किया जा रहा है। सरदार अयाज सादिक ने बताया कि एक बार सभी बैंकिंग मुद्दे सुलझ जाने के बाद रूस निर्यात और आयात दोनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन सकता है। 1 बिलियन से अधिक का वर्तमान व्यापार वो अधिकतम नहीं है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जी हाँ दोस्तों, लेबनान में सीज फायर के अगले दिन ही इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। हिजबुल्लाह सांसद हसन फजलल्लाह ने कहा, इजराइल बॉर्डर से सटे गांव में लौटने वालों पर हमला कर रहा है। इजरायली टैंकों ने गुरुवार को बॉर्डर के पास वाले इलाकों पर हमला किया। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप ने बयान जारी कर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजरायली दुश्मन का विरोध जारी रखने का वादा किया। बयान में कहा गया, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई है और हम लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखेंगे। वहीं इजरायल का कहना है कि गाड़ियों पर सवार कुछ संदिग्ध लोग लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।